हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग उन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो सरफेस पर होता है। और उसी में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का प्रोसेस था वो था एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है। तो जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है उसको हम लोग एडजॉर्बेट कहते हैं, और जिसके सरफेस पर वो एक्यूमुलेट होता है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पूरा जो सब्सटेंस है वो पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि एडजॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस पर रहता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो हम लोगों का जो एनर्जी है वो रिलीज होगा, और साथ ही साथ एडजॉर्प्शन में हम लोगों का इंट्रोपी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके लिए डेल्टा एच भी निगेटिव हो गया और डेल्टा एस भी निगेटिव हो गया। लेकिन जो हम लोगों का डेल्टा जी होता है यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, अगर वो देखें तो हम लोगों का डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है, और वो हम लोगों का यहाँ पर निगेटिव होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पर जैसे जैसे हम लोग एडजॉर्प्शन होता जाएगा वैसे डेल्टा एच का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, और एक समय आएगा जब हम लोगों का डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम लोग इक्विलिब्रियम पर आ चुके रहेंगे, यानी जिस रेट से एडजॉर्प्शन हो रहा होगा उसी रेट से डिजॉर्प्शन भी हो रहा होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि एडजॉर्प्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो वंडरवाल फोर्स के कारण होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हम लोगों का केमिकल बॉन्ड बनने के कारण होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में 20 टू 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, जबकि अगर हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बात करें तो 80 टू 240 किलो जूल है ना पर मोल जो है हम लोगों का एनर्जी रिलीज होता है। और जब हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन लेते हैं तो वहां पर हम लोगों को हाई टेम्परेचर लेना होता है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम लोग लो टेम्परेचर यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखा था, जिसमें हम लोग ने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि x बाई एम जो होता है वो सम कांस्टेंट k इंटू पी का पावर 1 बाई n होता है, जहां n हमारा एक से बड़ा होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन से, यानी हम लोग एडजॉर्प्शन का कहां कहां यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों का है एप्लीकेशन, वो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। जैसे अगर हम लोगों को किसी रिएक्शन में ऐसा हम लोगों को चाहिए कि वहां पर एयर ना हो, तो हम लोग वैक्यूम पंप तो यूज करेंगे ही, जहां से हम लोग वैक्यूम पंप की सहायता से एयर को हम लोग है ना निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको हाई डिग्री ऑफ वैक्यूम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा सब्सटेंस डाल देंगे जो वहां पर जो भी गैसेस मौजूद हो उसको वो अपने सरफेस पर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और यही काम चारकोल करता है। यानी अगर हम लोगों को प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम चाहिए तो पहले हम लोग वैक्यूम पंप की सहायता से एयर को निकाल लें, और जो बहुत ट्रेसेस अमाउंट में भी जो एयर बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग एडजॉर्प्शन के सहारे हम लोग उसको वहां से हटा सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट है हम लोगों का प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल evacuated by vacuum pump to give a very high vacuum। यानी एक ऐसा वेसल जिसमें हम लोग एयर को निकाल चुके हैं वैक्यूम पंप की सहायता से, अगर हम उसमें हाई डिग्री ऑफ वैक्यूम क्रिएट है ना करना चाहते हैं तो हम लोग वहां पर चारकोल डाल देंगे, जो वहां पर मौजूद गैसेस को अपने सरफेस पर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इससे हम लोगों को हाई वैक्यूम जो है वहां पर हम लोगों को मिलेगा। ये हम लोगों का फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकंड अगर हम लोग देखें तो गैस मास्क। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो वहां पर बहुत सारा पॉइजनस गैस निकलता है, तो जो भी वहां पर वर्कर होते हैं उनको एक स्पेशल मास्क दिया जाता है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल
रहता है, वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि वो सारे पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्रीदिंग जो है वहां पर हम लोगों का इजी हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो है हम लोगों का वो है गैस मास्क। गैस मास्क, तो गैस मास्क क्या होता है? ए डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल is usually used for breathing in coal mines to absorb poisonous gases। क्योंकि जो गैस मास्क होता है उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो पॉइजनस गैस को हम लोगों को क्या करता है, वो अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि गैस मास्क भी जो है वो एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर ही काम कर रहा है। थर्ड जो है वो है हम लोगों का कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो जिस तरह से हम लोगों ने एयर को हटाया था, ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग को मॉइस्चर को हटाना है तो हम लोग वहां, है ना, सिलिका या फिर एल्यूमिना जेल डाल सकते हैं, जो मॉइस्चर को क्या करेगा, वो अपने सरफेस पर, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वहां से हमारा जो है मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम जो जेल है आर यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट्स फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग को मॉइस्चर को हटाना है तो हम लोग सिलिका या फिर एल्यूमिनियम जेल्स का यूज कर सकते हैं, जो वो अपने सरफेस पर मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर हम लोग फोर्थ देखें, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। अगर मान लिया जाए हमारे सॉल्यूशंस में कुछ कलर जो है पार्टिकल्स है या पिगमेंट्स है, तो हम लोग वहां पर एनिमल चारकोल डाल सकते हैं। एनिमल चारकोल क्या करता है, वो अपने सरफेस पर उस कलर पिगमेंट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वो पूरा जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ हम लोगों का हो गया रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस, यानी एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर्स ऑफ सॉल्यूशंस बाय एब्जॉर्बिंग कलर्ड इंप्योरिटीज। ठीक है, तो वो कलर्ड, है ना, हमारा पिगमेंट्स या कलर्ड इंप्योरिटीज को वो अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है वो हमारा कलर लेस हो जाएगा। तो ये हम लोगों का फोर्थ एप्लीकेशन था। फिफ्थ एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग एड्जॉर्प्शन का यूज करते हैं हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में। तो कैटलिस्ट तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो कैटालाइसिस भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, दो टाइप का होता है, एक होमोजेनस कैटालाइसिस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। होमोजेनस कैटालाइसिस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट का जो फेज है वही फेज अगर हमारा कैटलिस्ट है, यानी अगर रिएक्टेंट सॉलिड है और कैटलिस्ट भी सॉलिड रहा तो हम लोग उसको कहेंगे होमोजेनस कैटालाइसिस, यानी दोनों का फेज सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट और, है ना, कैटलिस्ट का, तो वो हो गया होमोजेनस कैटालाइसिस। और हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का फेज होता है कैटलिस्ट का वो फेज नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि कोई रिएक्शन अगर गैसेस के बीच में हो रहा है और वहां पर हम लोग आयरन या फिर कोबाल्ट या फिर प्लैटिनम ये सब अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं जो सॉलिड होता है, तो ये हमारा हेट्रोजेनस कैटालाइसिस कहलाता है। तो हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में क्या होता है कि जो हम लोगों का कैटलिस्ट होता है उनके सरफेस पर फाइन पोर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गैसेस को क्या कर लेते हैं, अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसके कारण जो है उनका जो बॉन्ड है वो टूटने लगता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लोगों का इंक्रीज होने लगता है। यानी हेट्रोजेनस कैटालाइसिस भी है, वो भी एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का जो यहाँ पर फिफ्थ एप्लीकेशन होगा हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। तो हम लोग कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, तो जब एब्जॉर्प्शन होता है सॉलिड के सरफेस पर तो उससे क्या होता है, एटम एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एलोंगेट हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, जिससे बॉन्ड का टूटना जो है वो आसान हो जाता है और हम लोग कम ही हीट देते हैं तो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें अमोनिया का अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग करते हैं हैबर्स प्रोसेस में, तो वहां पर पहले हम लोग कैटलिस्ट यूज करते थे आयरन जो कि सॉलिड होता था, और जबकि अमोनिया जब हम लोग बना रहे होंगे तो वहां पर जो हम लोग को लेना पड़ता था N2 और H2 जो गैसियस स्टेट में था, तो वहां रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो हम लोगों का सॉलिड स्टेट में है। तो ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल हुआ
हेट्रोजेनस कैटालाइसिस का, ठीक है, जहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का जो फेज है वो हम लोगों का अलग अलग हम लोगों का वहां पर फेज मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो वंडरवाल फोर्स के कारण होता है, और जो वंडरवाल फोर्स है वो साइज पर डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा साइज होगा या सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हम लोगों का एडजॉर्प्शन होगा। तो अगर हम लोग हीलियम, नियन, आर्गन ये सब इनर्ट गैसेस देखें तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका एडजॉर्प्शन हम लोगों का कम होगा। तो हम लोग इनर्ट गैस को सेपरेट कर सकते हैं एडजॉर्प्शन से, क्योंकि अलग अलग इनर्ट गैस जो है वो अलग अलग अमाउंट में जो हमारा एडजॉर्प्शन वहां पर उनका होगा, जिससे हम लोग उन दोनों को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में देखें कि ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ, है ना, गैसेस बाय चारकोल, ठीक है। तो चारकोल जो है वो अलग अलग गैस को अलग अलग अमाउंट में जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एडजॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन ऑन चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हम लोग टेम्परेचर को भी यहां पर हम लोग वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन का जो कर्व होता है वो हम लोगों का अलग अलग आता है। तो हम लोग यहाँ पर इनर्ट गैस को भी सेपरेट कर सकते हैं एडजॉर्प्शन के जरिए, ठीक है। तो ये हम लोग का एप्लीकेशन नंबर 6 हो गया। अगर अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 7 देखें तो इन क्यूरिंग डिजीजेस, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स, जैसे अगर जर्म्स को अगर हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, जो जर्म्स के सरफेस पर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जिससे वो जर्म्स जो है वो हम लोगों का, है ना, खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। तो वहां पर भी, है ना, जर्म्स के सरफेस पर हम लोग केमिकल्स का क्या कराते हैं, एब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें 7th में इन क्यूरिंग डिजीजेस, तो हम लोग कह रहे हैं a number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them। तो उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब करा के हम लोग उन जर्म्स को क्या कर सकते हैं, है ना, किल कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों का एक एप्लीकेशन हो गया एब्जॉर्प्शन का। अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 8 देखेंगे। तो हम लोगों का एप्लीकेशन नंबर 8 है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम लोग सल्फाइड और से इंप्यूरिटीज को रिमूव करते हैं। ये हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में अगर हम लोग देखें रफली कि क्या होता है, तो हम लोगों के पास सल्फाइड और होता है जिसके साथ कुछ इंप्यूरिटीज मिला हुआ है, और हमारा मेन टास्क जो है वो है कि सल्फाइड और को इंप्यूरिटीज से अलग करना। तो हम लोग सल्फाइड और को वहां पर वाटर और ऑयल के साथ रखते हैं। तो ऑयल क्या करता है, वो सल्फाइड और को वेट करता है, यानी उसको भिगोता है, और जो वाटर है वो हम लोगों के इंप्यूरिटीज को वेट करता है। और उसके बाद हम लोग उस मिक्सचर में एयर विड्रॉ करते हैं, और हम लोग वहां पर बबल्स बनाते हैं एयर का। वो एयर बबल्स क्या करता है कि वो जो हम लोगों का मिनरल जो पार्टिकल्स है ना, या जो हम लोग कहें और, तो और पार्टिकल्स को एयर बबल अपने सरफेस पर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो झाग के साथ जो है मिनरल पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आना शुरू होता है, और जो हम लोगों का इंप्यूरिटीज होता है वो वाटर के साथ वो नीचे जो है वो हम लोगों का सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। यानी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग मेनली जो सल्फाइड और के पार्टिकल्स हैं, है ना, जो वेट होते हैं हम लोगों का ऑयल से, है ना, वो फ्रोथ यानी कि वो झाग के साथ जो है वो ऊपर आते हैं, और वो झाग जो है उसमें एयर बबल के साथ, है ना, वो मिनरल पार्टिकल्स जो है एयर बबल के सरफेस पर अटैच हो जाते हैं, यानी उनका वहां पर एडजॉर्प्शन हो जाता है। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का एडजॉर्प्शन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग देखें तो ए लो ग्रेड सल्फाइड और इज कंसंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर, जो इंप्यूरिटीज है, बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं उस झाग को स्टेबलाइज करने के लिए, यानी उस फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके बारे में हम लोग डिटेल जो है वो मेटलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। लेकिन अभी हम लोगों को इतना जानना काफी है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं,
और हम लोग कहेंगे कि जो एयर बबल्स है उसके सरफेस पर जो है वो हम लोगों का ओर पार्टिकल्स जो है वो हम लोगों का एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिससे वो मिनरल या ओर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आते हैं, है ना, झाग के साथ, और उनको हम लोग वहां से हटा लेकर मिनरल पार्टिकल्स हम लोगों को वहां पर मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखें एप्लीकेशन नंबर 9, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। तो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं, कुछ जो डाइस को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर कर एक खास कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉर्मली जो एडजॉर्प्शन जो इंडिकेटर्स है उसको हम लोग टाइट्रेशन में यूज करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा प्रेसिपिटेट हमारे पास बन रहा है, क्योंकि प्रेसिपिटेट क्या करेगा, वो कुछ डाइस को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा और वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है प्रोड्यूस करेगा। तो जो अलग अलग प्रेसिपिटेट है वो अलग अलग कलर प्रोड्यूस कर रहा है बाय एडजॉर्प्शन ऑफ, है ना, डाई ऑन देयर सरफेसेस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स में क्या होता है, सरफेसेस ऑफ सम प्रेसिपिटेट्स have the property of absorbing some dyes and thereby producing a characteristic color at end point। तो जब एंड पॉइंट होगा टाइट्रेशन का तो वहां पर हम लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा जिससे हम लोग उस प्रेसिपिटेट को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां भी हम लोगों का एडजॉर्प्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, और एक जो लास्ट मेथड है वो हम लोगों का है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में क्या होता है कि मान लिया जाए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम के थ्रू उस सॉल्यूशन को गिराएंगे और उस कॉलम में हम लोग कोई ऐसा सब्सटेंस रखेंगे, यानी एक एड्सॉर्बेंट रखेंगे जो उस सॉल्यूशन जिसको हम गिरा रहे हैं उसमें से जो हम लोगों का जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो ये हम लोगों का जो एड्सॉर्बेंट है वो अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या करे, एड्सॉर्ब करे, पर उनका एड्सॉर्प्शन का जो रेट होगा वो अलग होगा। यानी कहने का सेंस क्या होगा कि हम लोग क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में क्या करते हैं कि एक मिक्सचर मान लिया जाए उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, उसको किसी कॉलम से पास करेंगे और उस कॉलम में जो सब्सटेंस मौजूद होगा वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, पर उनका जो एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा। तो जिनका एब्जॉर्प्शन जो हो ज्यादा होगा वो उस कॉलम से स्लोली मूव करेंगे और जिनका एब्जॉर्प्शन कम होगा वो उस कॉलम से फास्ट मूव करेंगे। तो हम लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट की सहायता से जो है उन दोनों कंपोनेंट्स को फिर हम लोग अलग कर लेते हैं। इसके बारे में भी हम लोग मेटलर्जी में डिटेल पढ़ेंगे, पर यहां पर हम लोग को समझना है कि क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग अलग करते हैं। जब उसको हम लोग एड्सॉर्बेंट के थ्रू पास होने देते हैं तो एड्सॉर्बेंट जो है वो अलग अलग एड्सॉर्प्शन शो करता है कंपोनेंट्स के लिए। तो जो कंपोनेंट्स ज्यादा एड्सॉर्ब होता है उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है और जो कंपोनेंट्स कम एड्सॉर्ब होते हैं उनका मूवमेंट फास्ट होता है। तो इस तरह से हमारे जो कंपोनेंट्स है ये हम लोगों का अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ एप्लीकेशन था एड्सॉर्प्शन का। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एड्सॉर्प्शन पर हम लोगों का आधारित होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो वंडरवाल फोर्स के कारण होता है और वंडरवाल फोर्स जो है एक यूनिवर्सल फोर्स है। तो हम लोगों के पास कोई भी गैस होगा उसका हम लोगों का फिजिकल, है ना, एड्सॉर्प्शन होगा। लेकिन वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैसे गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है TC वो हमारा होता है 8A/27, ठीक है, BR। ये हम लोगों का क्रिटिकल टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर A और B जो है वो वंडरवाल कांस्टेंट होते हैं और R जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो हम लोग, है ना, क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं कि जो वंडरवाल कांस्टेंट A होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो जिस गैस का A का वैल्यू जितना ज्यादा होगा यानी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा है, इसलिए ऐसे गैसेस का एड्सॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। यानी वो गैस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा
उनका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और इसलिए हम लोग कहेंगे कि उनका जो है वो एड्जॉर्प्शन भी हम लोगों का ज्यादा होगा। तो इसी है ना प्रिंसिपल पर हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो आधारित है। तो जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो यहाँ पर 4 गैस दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 और SO2, ठीक है। और साथ ही साथ उनका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। इसका मतलब है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को 33 केल्विन से ऊपर रखेंगे तो हम कितना भी प्रेशर लगा दें वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर में अगर हम लोग गैस को रखेंगे तो फिर सिर्फ प्रेशर लगाने से वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। यानी गैस को लिक्विफाई होने के लिए गैस का टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, तभी हम लोग गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। उसी तरह मीथेन का 190 केल्विन है, CO2 का 304 केल्विन है और SO2 का 630 केल्विन है। तो ये हम लोगों का 4 गैस है और यहाँ पर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन predict which of the following gases shows least adsorption on a definite amount of charcoal। यानी अगर अब हम लोग सबको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल के साथ रखें तो यहां पर पूछा जा रहा है किस गैस का एड्जॉर्प्शन जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसके मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उनका कम होगा, ठीक है, और जिसके कारण उनका एड्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है यहाँ पर, इसीलिए हाइड्रोजन गैस का जो एड्जॉर्प्शन है वो सबसे कम होगा। अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा एड्जॉर्प्शन का बात पूछा जाता तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं SO2 का 630 केल्विन है, तो SO2 का जो एड्जॉर्प्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा और हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन जो होगा वो सबसे कम होगा। चूंकि हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो यहाँ लिस्ट एड्जॉर्प्शन के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हम लोगों का वो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैस अंडरगोज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और उसके लिए जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन जो आइसोथर्म है वो दिया गया है x/m इज इक्वल टू k इंटू p का पावर जो है वो 0.5 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विद, और फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन जो आइसोथर्म है उसमें जब हम लोग है ना x/m का प्लॉट कर रहे थे प्रेशर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, x/m का जब हम लोग प्लॉट कर रहे थे प्रेशर के रेस्पेक्ट में तो हम लोगों का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आ रहा था। यानी जब हम लोग लो प्रेशर रीजन में रहते हैं, लो प्रेशर रीजन में, तो x/m जो है वो k इंटू पी, जहां पर 1/n का वैल्यू 1 हो जाता है लो प्रेशर रीजन में। तो लो प्रेशर रीजन में भी अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो x/m बढ़ेगा, और इंटरमीडिएट अगर हम लोग रीजन में हैं तो वहां पर x/m जो है वो k इंटू पी का पावर 1/n होता है, ठीक है, जहां n हमारा एक से बड़ा है। तो इस रीजन में भी अगर हम लोग देखें तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम लोगों का x/m क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर ये 1/n हम लोगों का अगर एक से छोटा भी है तो भी जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो x/m हम लोगों का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब हम लोग हाई प्रेशर रीजन पे आते हैं तब जाकर x/m हम लोगों का कांस्टेंट हो जाता है। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन में k इंटू पी का पावर 0.5 है और 0.5 यहाँ पर एक से छोटा है तो ये हम लोगों का इंटरमीडिएट रीजन में है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन जो है वो हम लोगों का ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड, अगर हम लोग टेम्परेचर का रिलेशन देखें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो हम लोगों का कम होते जाता है। तो अगर हम लोग x/m का एक तरह से अगर सोचें, अगर हम लोग टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाए तो ऐसा हम लोगों का ग्राफ आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे x/m हम लोगों का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर हमको फिजिकल एड्जॉर्प्शन हम लोगों को अगर ज्यादा कराना है तो हम लोगों को टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर हम लोगों को कम रखना पड़ेगा, और प्रेशर हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर हम लोगों को ज्यादा रखना पड़ेगा।
इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर हम लोगों का घटाना पड़ेगा। इसीलिए वाले वाले जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो y एक्सिस पर log x by m को प्लॉट किया गया है और x एक्सिस पर log p को प्लॉट किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x by m जो है वो k इंटू p का पावर 1 by n होता है। ठीक है, और अगर हम लोग log दोनों साइड लेंगे तो क्या होगा, तो log x by m इज इक्वल टू log k हो जाएगा और प्लस 1 by n इंटू log p हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग log x by m को y माने, ठीक है, और log p को अगर हम लोग x माने, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। y बराबर यहाँ पर एक c हो जाएगा कांस्टेंट और प्लस m इंटू एक्स, जहां m हम लोगों का स्लोप होता है और ये स्लोप जो है वो 1 बाई n के बराबर है और स्लोप ही हमारा क्या होता है, tan थीटा। तो जैसा कि हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि log x by m और log p का यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगा और ये यहाँ पर है ना, ये डिस्टेंस 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें tan थीटा, तो यहाँ पर हम लोगों का जो tan थीटा है ये हम लोगों का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी स्लोप हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2/3। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1/n का जो वैल्यू है यही हमारा m है, स्लोप है, तो 1/n का जो वैल्यू है ये हमारा है ना 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो लॉ होगा वो हो जाएगा k इंटू, ठीक है, p का पावर हम लोगों का 1/n का वैल्यू जो है वो 2/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि x by m इज प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि x by m जो है प्रोपोर्शनल है p का पावर 2/3, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हम लोग यहां पर फिर एक क्वेश्चन देखें, तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिलीन ब्लू है ना फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एब्सॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी एक्टिवेटेड चारकोल जो कि एक सॉलिड होगा, हम लोग उसके साथ एक एक्वस सॉल्यूशन रख रहे हैं, किसका, मैथिलीन ब्लू का। तब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सॉलिड के ऊपर में जब सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो सॉल्यूशन फेज से जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, वो हमारे एक्टिवेटेड चारकोल पर एब्जॉर्ब होगा और ये प्रोसेस हम लोगों का क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो जब भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन को है ना एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर में रखेंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन होगा है ना एक्टिवेटेड चारकोल पर, और ये प्रोसेस हम लोगों का क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम लोग पढ़े हैं कि ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये लो टेम्परेचर पर हम लोगों का फेवर्ड होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट है द एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो वंडरवाल फोर्स के कारण होता है और यहाँ पर हम लोगों को कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए जो पहला हम लोगों का जो ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द एब्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो डेल्टा एच निगेटिव होता है, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, चेंज इन एंट्रोपी भी हम लोगों का क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साथ ही साथ जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो हमेशा एब्जॉर्प्शन में एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसीलिए हम लोगों का बी जो आंसर है वो हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सी को भी देखें, द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ
टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं एड्जॉर्प्शन हम लोगों का कम होता है। ठीक है, तो सी जो है वो गलत हो गया। और डी क्या है, द एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन फेज से है ना सॉल्यूट एड्सॉर्ब भी हो रहे हैं, तो वहां वो डिसॉर्प्शन में भी भाग ले रहे होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस ढंग का है। 50 ml ऑफ 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 126 दिया गया है इज शेकन विद 0.6 ग्राम ऑफ चारकोल। तो हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, और हम लोग उसको चारकोल के साथ रखे हुए हैं। तो चारकोल जो है वो क्या करेगा, वो ऑक्जेलिक एसिड के पार्टिकल्स को अपने सरफेस पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिससे इस सॉल्यूशन में हम लोगों का जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोगों का कम होगा। तो अगर सॉल्यूट हम लोगों का कम होगा तो मोलारिटी भी क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फाइनल कंसंट्रेशन, जो पहले हम लोगों का 1 मोलर कंसंट्रेशन था, द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हैज बीन फाउंड टू बी 0.4 मोलर, क्योंकि अब कुछ ऑक्जेलिक एसिड के पार्टिकल्स जो है वो है ना इस चारकोल सरफेस के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय पर ग्राम ऑफ चारकोल। यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को x बाई m निकालना है, जहां x जो है वो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो एब्जॉर्ब हुआ, और m जो है वो मास ऑफ हम लोगों का क्या होगा, चारकोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर वॉल्यूम हमारा अगर ml में होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलता है। तो उसको अगर हमको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा, या सीधा समझे कि इसको अगर हमको लीटर में बदलना होगा तो 1000 से हम लोगों को डिवाइड करना होगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों का ये मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा जो हम लोगों के पास इनिशियल है, और उसमें अगर 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा जो पहले था सॉल्यूशन में। और जब हम लोगों का मोलैरिटी एब्जॉर्प्शन के बाद 0.4 हुआ, तो अब अगर 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हम लोगों को मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा जो अभी सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन के बाद प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर उसको अगर 126 से डिवाइड कर देंगे तो ये मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा जो अभी है सॉल्यूशन में। और पहले हमको मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पता था कि कितना है मेरे पास, तो दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा जो एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें इनिशियल मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इनिशियल मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो हम लोगों का सॉल्यूशन में था ऑक्जेलिक एसिड, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 50 को मल्टीप्लाई कर दिए 1 से और उसको डिवाइड कर दिए 1000 से, तो ये हम लोगों का हो गया मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और अगर अब हम लोग इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं 126 से, तो ये हम लोगों का अब आ जाएगा मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और ये हम लोगों का जो होगा ये इनिशियल हम लोगों का जो मास हो जाएगा वो 6.3 ग्राम हो जाएगा। यानी हम लोगों का इनिशियल मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इतना था सॉल्यूशन में। अब हम लोग अगर देखें फाइनल मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन, जो अभी मास जो है सॉल्यूशन में जो ऑक्जेलिक एसिड का मास जो है, तो यहाँ पर मोलैरिटी 0.4 हो गया है, तो 50 इंटू 0.4 फिर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 1000 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग 126 से। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 2.52 ग्राम आ जाएगा। यानी इतना मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड पहले था और इतना अभी बचा हुआ है, तो कितना हम लोगों का जो है वो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एब्जॉर्ब हुआ। तो अगर हम लोग कहें मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड
है ना, एड्सॉर्ब, तो ये हम लोगों का 6.3 माइनस 2.52 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 3.78 ग्राम होगा। तो ये हम लोगों का मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हुआ जो एड्सॉर्ब हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसी को डिवाइड करना होगा किससे, 0.6 ग्राम से। तो हम लोगों को x बाई m निकलेगा, यानी कितना मास ऑफ जेलिक एसिड का एड्सॉर्ब हुआ पर ग्राम ऑफ चारकोल। तो इसीलिए अगर हम लोग यहां पर निकाले हम लोग मास ऑफ, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड एड्सॉर्ब बाई पर ग्राम ऑफ चारकोल, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3.78, और डिवाइडेड बाई अगर हम लोग देखें तो ये 3.78 डिवाइडेड बाई 0.6 हो जाएगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का 6.30 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 ग्राम चारकोल लेंगे तो ये 6.30 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा।